मैं एक बीता हुआ समय हूं जो काल चक्र के पहिए के अनुसार कुछ ऐतिहासिक विस्मृतियों में दबा हुआ हूं, लेकिन फिर भी अप्रचलित नहीं हूं। मुझे कई बार कुरेदा, खोदा और जिलाया गया है, पर मैं वर्तमान में भी बहुत से बुद्धिजीवी विश्व में पाया जाता हूं। इन सब के चलते बहुत सी मानवीय प्रतिक्रियाओं को झेलता आया हूं और अपने समय में रहते बहुत सी चर्चाओं में जीवित भी रहा हूं। बेशक मैं आज नहीं हूं, पर एक असाधारण विवाद ने मुझे मेरी चिर निद्रा से झकझोर कर जगा दिया है और अब मैं थोड़ा असुविधाजनक भी हूं। अगोचर ब्रह्मांड जहां मेरा वास है, मुझे एक तूती सुनाई पड़ी। मुझे मेरे अस्तित्व का परिणाम मांगती सुनाई पड़ी। एक कहानी की पटकथा जो रची गई है। अर्थकला में मेरे तीनों चरित्रों ने और भी मजबूर कर दिया है मुझे उनके बीच आने को। मैं वही एक बीता हुआ समय हूं जो आज की कहानी के साथ चलता रहूंगा। मैं अभी आप सबके बीच हूं और सत्य यह भी है कि मैं वहां पर भी हूं जहां मेरे तीनों चरित्र गए हुए हैं और मुझे उनके साथ रहना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि यहां अपने समय में मैं उनका साथ नहीं दे पाया और अब पूरी कोशिश में रहूंगा कि वहां उनका हमसाया रहूं उस अंत तक जिस अंत की तलाश उन्हें है और शायद अब मुझे भी है। और सच कहूं तो अंत हो चुका है, उनका भी और मेरा भी। ये एक शुरुआत है उस अंत की जिस अंत को पाने के लिए वो बहुत आतुर है और मैं भी हूं उनके साथी। और एक दिन आप सब भी होंगे, लेखक, पात्र और चरित्र, सब, हम सब। तुम? पर क्यों? क्यों? मैं क्यों नहीं? किससे बेशक अलग होंगे, पर कहानी तो एक ही थी ना। कहानी? ओह हाँ, कहानी तो थी, व्याख्यान तो कभी हुआ ही नहीं। और फिर कहानी में बुने किस्से भी तो थे। माफ करना, मैं शायद कुछ ज्यादा ही बोल गई। चोटें तो दर पर ही रही थी और किस्सों में अक्सर उभरी थी। मुझे समझना चाहिए था। काश काश के जो कुछ कम कर पाई मैं, कुछ ज्यादा कर पाती तुम। क्यों? मैं क्यों? आप क्यों नहीं? और फिर जो सामाजिक दायरों का तंत्र भरा पड़ा था, क्या वो कम नहीं था? कहानी में किसी उन्हीं सामाजिक दायरों में भुने और निभाए जाते हैं। या तो बस मरहम था और कुछ भी नहीं। दोष दे रही हो? मैं कौन? मैं तो बस ठहरी सी रही, ये मानकर कि शायद कभी आप आ पाती, उन सामाजिक दायरों को तोड़कर, बहुत से रिश्तों से मुंह मोड़कर, और अपने देव भी तो आ सकते थे ना। वो
तो गए कहाँ थे? उनके तो हर सांस में, हर चाह में, हर वजह में, हर ख्वाहिश में पारो ही थी। उस वक्त सिर्फ वक्त ही तो मेरे पास नहीं था, शायद कुछ भी नहीं, मैं भी नहीं, देव भी नहीं। गलत कह रही हैं आप। वक्त के खिलाफ अगर आपके संग कुछ नहीं था, लेकिन देव थे। उनकी तो हर सांस में, हर चाह में, हर जुस्तजू में आप थी। सजा तो हमने काटी थी ठकुराई देव के साथ। जब वक्त भी हमारे साथ था, हर वजह, हर ख्वाहिश, हर जुस्तजू, लेकिन देव तब जब मेरे वश में सब कुछ था, देव की टूटी आस, निराशा, लाचारी, नशे में डूबती सासों की लड़ियां, तो फिर मैं क्यों नहीं? मैं क्यों नहीं? हमेशा हमेशा आप ही क्यों? सिर्फ इसी जन्म में। सुन चुकी हूं मैं, सिर्फ इसी जन्म में। अभी इस इंतजार में हूं कि किस्से के अंत की खोज में मेरा क्या बना। क्यों नहीं पूछ सकी वो लोग जो आज भी मेरे अंतकरण को जिन जोड़ कर अक्सर सवाल उठाती फिरती है। चंद्रमुखी, तुम ही क्यों? इंतजार मैं भी थी पूरे 10 साल तक, हर पल जलते, खुद को खुद की अर्धचेतना में समेटे, तड़पते हुए कि कब चेतनाहीन हो पाऊंगी देव से पहले, लेकिन तब भी नहीं रोक पाई। कोशिश की थी मैंने, बहुत कोशिश की। अपने मन को सिकोड़ लिया था मैंने, अपनी आत्मा को कस कर निचोड़ लिया था, लेकिन शायद वही रुकना नहीं चाहते थे। रुकना नहीं चाहते थे तो हर पल उनकी आंखों में अक्स नहीं देखती। वो दर्द, वो चुभन, वो बदहाली का मंजर, वो आधे होश में चीखना चिल्लाना, वो सब महसूस किया है मैंने। क्या देखा देव की आंखों में? पारो। देव कितनी अजीब बात है ना। देखना तो अपने अक्स को चाहती थी, कभी नहीं सुनना चाहती थी उस व्यथा को जिसे लेकर वो मेरी कोठी की पहली सीढ़ी चढ़े थे। अब हाथ से हो पाता उस अनजान भरे दर्द का तो शायद खुद को रोक ना पाती, लेकिन क्या? लेकिन देख नहीं पाई, सिर्फ महसूस किया उस एहसास को, उस स्पर्श को जो हर पल मेरे गिर्द ही रहे और मुझे कितने अनछुए से रहे। क्यों नहीं था वो मेरे लिए? क्यों मैं देव की हर ख्वाहिश में, उनकी ही चाहत में जुस्तजू अपने आप को भुलाती रही, बिना कभी ये जाने माने कि मैं कभी मतलब तुम भी? क्यों? मैं क्यों नहीं? आपकी जगह तो नहीं ले पाई, लेकिन खुद की जगह को मिटाती रही, सिर्फ इस ख्वाहिश में कि देव पा सके। किसे? हारों को। अच्छा इल्जाम है। आपसे बहुत कम और महीन। कुछ अच्छा होता तो चंद्रमुखी, तुम अपनी जगह भूल रही हो। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि अपनी हद में रहो।
देव ना तो कभी तुम्हारा था और ना मैं कभी उसे होने दूं। जगह जगह तो हमारे भी आपसे कम नहीं थी ठाकुराइन। ये तो ना कभी आप समझ पाई और ना ही कभी समझ पाएंगी। क्या कह रही थी आप? देव को मुझसे दूर करना चाहती है तो ले जाइए, अगर ले जा सकती हैं। यहाँ देव की बातों को, देव की यादों को, मेरे बिस्तर पर पड़ी इन सिलवटों को, मेरे उस अधूरे पैमाने को, मेरे इस गजरे को, मेरे इस पाजेब को, जिस पर आज भी देव के स्पर्श को महसूस करती हूँ मैं, जिस पर आज भी देव की महक मौजूद है। बस करो चंद्रमुखी, बहुत हुआ, अब और नहीं। क्यों ठाकुराइन? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी से हार मान ली? बताइए बताइए ना, क्या ले जा सकती है देव को मुझसे दूर? उस एहसास को, उस स्पर्श को, बताइए बताइए ना। तुम क्या जानो प्यार की बातें, या प्यार का मतलब क्या होता है, या प्यार के मायने क्या है? तुम जैसी तवायफ। खैर छोड़ो चंद्रमुखी, तुम्हारे लिए इतना जानना बेहतर होगा कि पहला प्यार पहला ही होता है। खुद को झूठे दिलासे देना बंद कीजिए ठाकुराइन। आपको क्या लगता है हम लोगों में दिल नहीं होता? हम लोगों में जज्बात नहीं होते? हम लोग प्यार का मतलब नहीं जानते? बस कीजिए ठाकुराइन, बस कीजिए। प्यार का मतलब सिर्फ पाना ही नहीं होता। तुमसे कुछ सीखने की बात होती तो तुम्हारे घराने में कदम रखने से पहले लोग अपनी ख्वाहिशों को तुम्हारे दर पर दफन कर कर नहीं आते। अफसोस ये नहीं कि इस बुनी कहानी में एक कोठे की कनीज की दखलंदाजी काम आ रही है। अफसोस सिर्फ इतना है कि देव के लड़खड़ाते कदम इन नापाक गलियारों में गुम हो गए, जब मैं अपने ऊपर टूटे आसमान को समेटने में लगी थी। काश वहां एक कोठे का जिक्र ना होकर एक महल की राजकुमारी का गरोंदा होता और देव की कुल्लीता का ढंका बुलंद। तो देखती ठाकुराइन, आपकी हिमाकत का अंदाजा क्या होता और आप हमारी साथ पर उतरे तो बेहतर ही होगा। आप दोनों मुझसे पहले लेकिन मैं तो यहाँ मुद्दत से हूँ, लेकिन आप दोनों से बहुत पहले। ओ एक्चुअली
हमारे वक्त में वक्फा हुआ है, नहीं? मुझे सच में नहीं पता था कि अनीला हमारी अप्रेंटिसशिप इसी रूम में रखने वाले हैं। चौदह वर्ष की आयु में ही मैं समझ चुका था कि मेरा जन्म एक उच्च जात के ब्राह्मण परिवार में हुआ है। लिखने का प्रोत्साहन कहां से आकर अंकित हुआ मालूम नहीं मुझे। लिखना चाहता था सो लिख दिया। तब मैं मात्र 19 वर्षों का था। बरतानिया राज था मेरे राज्य में और हिंदुस्तान में भी। और एक राज्य और था मेरे गांव में। छुआछूत का और जात पात का खलता था मुझे बहुत। मैं कोई रेवोल्यूशनरी तो नहीं था, एक लेखक था बस, एक गरीब लेखक। मैंने अपने 3 चरित्रों को लेकर एक कहानी गढ़ दी। सोचा था कि उन चरित्रों के साथ न्याय कर पाऊंगा मैं, और करने की कोशिश भी बहुत की। लेकिन कभी कभी सोचता हूं कि लेखक सिर्फ अपनी बुनियादी सोच के दायरे में रहकर ही कहानी गढ़ता है, बिना कुछ ये सोचे कि जब किरदार उससे न्याय मांगेंगे तो क्या होगा। तो फाइनली हम तीनों यहाँ। Anyways, glad to meet you both. Hi पारो, कैसी हो चंद्रमुखी? कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है यहाँ? हाँ? अजीब और दर्द भरा भी दे। ना 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 ना, नहीं पारो। यहाँ दर्द, घुटन और चुभन का कोई एहसास नहीं होता। यहाँ सिर्फ बातें होती हैं। वो भी सिर्फ बातों के लिए। ते बाबू, आपकी बातें तो थी सिर्फ वहां जिसका ओढ़ने का बस चंद्रमुखी, क्यों? बस। कहीं हुक सी लग गई क्या? नहीं ठाकुराइन, हमें तो तब भी नहीं लगी, और यहाँ तो अब तो हम सब रिश्तों से निजात पा चुके हैं ना पारो। हाँ, फिर ये एतराज कैसा? अब तो हमें यहाँ रहने के लिए किसी के इश्क और किसी के भी रहम के मोहताज नहीं होना पड़ेगा। क्यों? ठीक कहा ना मैंने चंद्रमुखी? ते बाबू, अब मैं क्या करूं? ये आपकी और ठकुराइन के आपस की बात है। मेरा कुछ भी कहना या ना कहना बेमानी ही होगा ना। तुम्हें नहीं लगता चंद्रमुखी कि हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ पैने लफ्जों से काट रहे हैं? याद है तो तुम्हारी थी ना देव, यहाँ भी। तुम्हें याद है तुम्हें मुझे चढ़ाने में कितना मजा आता था, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं।
ये तो तुम्हारा स्वभाव था। मुझे लगा था तुम में इतनी हिम्मत तो होगी कि मेरा हाथ मांग सको, लेकिन तुम कायर निकले। मैं उन बातों को अब दोहराना नहीं चाहता, क्योंकि कुछ नहीं है अब दोहराने के लिए, कुछ भी नहीं है। पारो, बहुत कुछ है, लेकिन मैं कायर। मैं कायर। पारो, बहुत हिम्मत और बहुत तकलीफ से तुमने ये इल्जाम दिया होगा मुझे। तुम्हारी दी हर यातना बर्दाश्त करती गई मैं, लेकिन उन सभी यातनाओं से बड़ी यातना ये है कि अब हर पल तुम्हें अपनी आंखों के सामने पाऊंगी, जो मुझे अंदर ही अंदर तोड़ देगा देव। तो कौन बिना टूटे यहाँ आया है पारो? हाँ, मैं, तुम या फिर तुम चंद्रमुखी? हाँ, लेकिन एक संतोष जरूर है कि मेरा अब मुझ में कुछ रहा नहीं है। यहाँ तक कि कायर नाम भी नहीं। मैं वहाँ बहुत अकेला था उस हवेली में, लेकिन तुम थी पारो उस झरोके में हमेशा। फर्क तो नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन पड़ा। फर्क तो पड़ा था पारो। जब उस कोठे की सीढ़ियों से लड़खड़ा कर डगमगाता हुआ मैं ये बार सिर्फ एक ही नाम पुकार रहा था कि पारो, पारो, पारो। गिर गए। संभालिए खुद को। तुम्हें फर्क पड़ा था ना चंद्रमुखी? संभालिए खुद को देव बाबू। मैं नहीं जानता कि मुझे तुमसे कब प्यार हुआ। मेरा तुमसे क्या रिश्ता था पारो? चंद्रमुखी, तुम जानती हो, जिन रिश्तों का कोई नाम नहीं होता उन्हें समाज में किस नाम से बुलाया जाता है, पता है तुम्हें? समाज? कौन सा समाज जो उजाले से हमें आतंक मिलाने से कतराता था और शाम होते ही छोड़िए ना देव बाबू। आपसे रिश्ता बनाने के लिए दोहरा समाज की मंजूरी हमारे लिए कुछ मायने नहीं रखती थी। हमें तो बस इश्क था, सिर्फ इश्क, जिसे हम अपने दिल की गहराइयों तक समेट कर रख सके। सिर्फ इस ख्वाहिश में कि आप एक बार आंख खोलकर हमारा नाम पुकार लेते। लेकिन चंद्रमुखी,
तुम्हारा धर्म क्या है चंद्रमुखी? मालूम नहीं। होश और यौवन संभाल कर ही अपने गर्भ में चली गई। धर्म का तो पता ही नहीं चला। और वैसे भी अनीला ने कभी सोचने समझने का मौका ही नहीं दिया। पारो को तुम कितना जानती हो? कुछ नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती। लेकिन जान भी गई उतना ही जितना उन किताबों के पन्नों में समेटा गया था। उसे कुछ आशाओं में और मुझे निराशाओं में। अच्छा, एक बात बताओ मुझे। हम तुमने मुझे शराब पीने से रोका क्यों नहीं? पारो ने क्यों नहीं रोका? रोका था। बहुत रोका था। मैं ही चल दिया। और मोहब्बत
मोहब्बत, मोहब्बत तो मुझे तुमसे भी है चंद्रमुखी। अब आप मेरा इम्तिहान ले रहे हो? हाँ ना ना इम्तिहान। मैं सिर्फ अनिला की प्रश्नोत्तरी पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो चंद्रमुखी, मैं तुमसे मोहब्बत निभा ना सका, इसलिए खुद को गुनाहगार समझता हूँ और अंजाम काश के मौत ना होता मेरा, तो मैं भी इस उम्मीद के साथ जी सकता था ना कि मैं भी मोहब्बत कर सकता हूँ तुमसे। हाँ, और अगर मैं अपनी मोहब्बत के नशे के जुस्तजू में धुत भी था, तो तुम मुझे जगा भी तो सकती थी ना। मोहब्बत ये शायद एक गुनाह ही होता है अक्सर, तो जाने अनजाने में किसी भी तरह दिल के दरवाज़ों को ढूंढ ही लेता है, और फिर बदलते हैं सब मंजर, और मैं से पारो हो जाती हूँ। छूट जाती है पीछे वो पहचान, एक नया नाम, एक आयाम जो शायद कभी वापस नहीं आ पाते। कभी मेरा भी एक नाम था, बहुत युग पहले की बात है, कई अरसे भी बीत गए इस बीच। खैर छोड़िए, क्योंकि मैंने अब इन सब से बचना शुरू कर दिया है। मुझे लगा था कि मैं भूल जाऊंगी कि मेरी पहचान क्या है। कई युग पहले की बात है, न जाने क्यों कहां से एक नया नाम आ गया, पारो, और छूट गई पीछे पहचान एक नए आयाम के साथ। लेकिन छोड़िए, क्योंकि मैंने अब इन सब से बचना शुरू कर दिया है। बचपन से ही सुनती आई हूं ना मैं उन कांच के बुने सपनों के टूटने की खनक, लेकिन कभी जान नहीं पाई कि दिल टूटा या सपना। शायद अनीला की भी अपनी नियति यही होगी, इसलिए देव का होना एक सहारे के लिए एक युग का आगाज था, और मैं पारो ये जहर हमेशा पीती आई, हमेशा हमेशा हमेशा। बोलो ना, तुम मुझे जगा भी तो सकती थी ना। आपको पारो के ख्वाबों से निकालने की जरूरत हमें नहीं, क्योंकि हमें डर है कि अक्सर रूह की पाक मोहब्बत आपकी दुनिया वालों की नजर आम लगती है, कोटे के इश्क की दास्तानें बदनाम होकर भी एक हसीन रुतबा कायम रख लेती है। देव बाबू, आज यहाँ आप
ठाकुराई नहीं होती। चंद्र मुखी नहीं। एक समाज था, मोहब्बत की छोटी सी दास्तां भी जो कहीं सुलग रही थी, लेकिन सिर्फ एक चिंगारी की तरह। हवा का झोंका जो कहीं बहुत देर से आ पाया, जो सब कुछ जला गया, डुबो गया, राख कर गया। लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे भी उस बहाव के साथ बहना था, उस बहाव के साथ जो बहुत सी दीवारों, पत्थरों, रेगिस्तानों से जूझता, गिरता पड़ता महीन हो गया और अंत में एक कोठे वाले की सीढ़ियों पर जाकर शांत हो गया। शांत कहना शायद गलत होगा, और बेरहम हो गया। मैं हमेशा की भांति चुप रहा, खामोश, जड़वत। क्या देख रहे हो देव? वही बचपन, वही अटखेलियां, वही लुका छुपी का खेल। वो देखो पारो। तुम मेरी गुल्लक से पैसे चुरा कर भाग रही हो, लेकिन याद रखना, इस बार मैं तुम्हें अपने पैसे वापस लिए यहाँ से जाने नहीं दूंगा। हाँ। लेकिन खुद तो तुम चले गए ना देव, बिना ये सोचे कि तुम्हारे बाद मेरा क्या होगा। मैंने भी यही जानना चाहा। मैं तुम्हें रोकती रही। ये शायद नहीं। रुक जाओ देव, देव देखो, तुम्हारी पारो तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन तुमने एक बार भी पलट कर नहीं देखा देव। मुझे भी नहीं। आया तो था अपनी पारो को लेने। आए थे देव, आए थे, लेकिन तब जब तुम्हारी पारो के हाथों में किसी और के नाम की मेहंदी रच गई थी। नहीं, गलत कह रही हो तुम। पारो, देव का रंग इतना हल्का नहीं कि इतनी आसानी से उतर जाए। पारो, वो तुम्हें वो गली का नुक्कड़ याद है जब पहली बार तुम्हारी चोटी पकड़कर मैंने तुम्हें झटक दिया था और तुमने जाकर शिकायत वहां से करती थी। देख रही हूं तुम में कितना एटीट्यूड है, लेकिन मुझे भी तो यही बहुत पसंद था, तुम्हारा अचानक से मुझ पे यूं बरस पड़ना और फिर दुलार कर मुझे प्यार से सहलाना। बस इतनी छोटी सी जिंदगी का तसव्वुर है मेरा। नहीं पारो, वो सिर्फ प्यार नहीं था, लेकिन प्यार से शायद कुछ बहुत बहुत बड़ा, जिसे मैं तुम्हारे लिए तो संभाल पाया, लेकिन खुद ही फिसल गया। बेमिसाल इल्जाम। फिसलना? मेरी कोठे की फिसल तो बहुत पैनी थी, फिर क्यों? और
वो रात याद है तुम्हें पारो, जब तुम अपनी इज्जत लिए आधी रात को मुझसे मिलने मेरी हवेली पर आई थी। इज्जत की नीलामियां तो हमेशा बरकरार रही है, कुछ सबक हम कोठों वालों से ले लिया होता। मैं तो भूल ही गया था। अरे तुम्हें तो बहाना चाहिए होता था मुझसे मिलने का, नहीं? सही कहा। और हमेशा की तरह तुम मुझसे अपने पैसों का हिसाब मांगने लगे और मैं तुम्हें बुद्धू बना के जाने ही लगी थी। अरे नहीं 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 नहीं, रुको, बैठो यहाँ। इस बार मैं तुम्हें इस तरह से जाने नहीं दूंगा। पहले तुम्हें मेरी गुल्लक से चुराए हुए पैसों का पूरा हिसाब देना होगा। लाओ करो हिसाब। दे दूंगी बाबा, सब हिसाब दे चार दूंगी। दुनिया, लेकिन उससे पहले तुम हमारे बाग से चुरा के खाए उन सभी फलों के हिसाब दो। 14, 16 और कितने हुए? 32, 34 और रहने दो देव, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। हिसाब के बड़े कच्चे हो तुम। हाँ, छोड़ दो देव, छोड़ो देव, हार मान लो। तुम्हारे बस की बात नहीं है देव। देव कभी हार मान ही नहीं सकता, जानती हो ना तुम? जानती हूँ, लेकिन बुद्धू के बुद्धू ही रहो। पारो, मैं नहीं जानता मुझे तुमसे कब मोहब्बत हुई और कैसे हुई। मेरी आंखों में देखो देव, थोड़ा गौर से। क्या दिखा तुम्हें? मेरा अक्स देव। बस इतनी सी बात। तुम कब समझ पाओगे देव कि पारों का आगाज भी तुम और अंत भी तुम। अनीला की बुनी कहानी होगी, लेकिन तन और मन में बसे सिर्फ तुम, सिर्फ तुम। गलत कह रही हो तुम पारो। तुम कहानी को तिलों के सुरों के संगम में बहा कर ले जा रही हो। हमारी मोहब्बत काल्पनिक है और ये कभी पूरी नहीं हो सकती। लेकिन मोहब्बत तो है ना देव। तुम क्यों ही यकीन नहीं कर लेते कि पारो सिर्फ देव की दीवानी है। हाँ, और बेशक देव भी तुम्हारा ही दीवाना है। और चाहे नशे में धूत ही सही, लेकिन एक वादा करता हूं तुमसे, आखिरी सांस भी लूंगा तो तुम्हारी चौखट पे। सही कहा, सही कहा देव, सही कहा। तुम तो आजाद हो जाओगे, लेकिन मैं, मेरा क्या? बोलो ना देव, ले चलोगे ना मुझे अपने संग? बोलो देव, बोलो, ले चलोगे ना अपनी पारो को अपने संग? बोलो देव, बोलो। लेकिन अनीला की ठकुराई, उसका क्या? नहीं पारो, हमारी मोहब्बत अधूरी है और ये अधूरी ही रहेगी। लेकिन मोहब्बत तो है ना देव। तुम क्यों ये यकीन नहीं कर लेते कि पारो सिर्फ देव की दीवानी है?
और चंद्रमुखी भी। औरत का प्यार किसी भी पुरुष के लिए टूटकर बिखर और बह जाने तक सीमित नहीं रहा है। समर्पण की सीमा तक उलांघ जाना, सिर्फ एक क्षण की मोहब्बत की आस में खंड खंड खत्म हो जाना, मेरा ही नाम चंद्रमुखी है। वो जो मैंने देव के साथ, देव के बाद महसूस किया है, वो मेरे साथ चलते यहाँ तक पहुंचे हैं और मैं भी चलती रही इसी महाभारत में से होकर अपने अर्जुन की तलाश में, अपनी पहचान के लिए, अपने मान के लिए, अपनी मर्यादा, ख्वाब, खुशियां, मजबूरी, सब बेमानी रवैये रहे। ना जाने कितना कुछ है मेरे दामन में, कितने पड़ाव हैं और हर पड़ाव का कुछ अपना एक रंग। ये खुदाई लहजा भी अक्सर कहीं ना कहीं इसमें घुसाता ही है, जो अक्सर चुनौतियों से भरा रहता है और हमेशा यहीं से टूटकर बिखरता है। वो गरोंदा जो मेरे सपनों का संजोया ताजमहल होता है, संगमरमरी ख्वाबों के दलदल में घुटती सांसों को लाश में बदलते देखा है मैंने अक्सर खुद इस मुकाम पे, अक्सर खुद इस मुकाम पे, क्योंकि नियति है ना, तो उसे उल्टे पैर आना ही होगा और मैं हमेशा चंद्रमुखी। बोलो न पारो, चंद्रमुखी भी अनीला से पूछूंगा, नियति है ये या फिर उसकी मजबूरी। कहानी नहीं, एक व्यथा जो मुझसे जुड़ी, मेरे मुआशरे से जुड़ी, एक ऐसी व्यथा जो कलंक थी इंसानी जात पर। मुझे मेरे लेखन में भी कचोटती थी, जो सर्प की भांति हम सब पर हावी थी, क्योंकि मात्र 19 वर्ष की आयु में ही मैं जान चुका था कि ये महामारी, जो किसी दवा के इलाज की नहीं, किसी जहर के तोड़े जाने की मोहताज है। अपने किरदारों के बीच किसी गंतव्य तक पहुंच पाऊं, इसलिए बहुत आतुर हूं मैं। लेकिन वो देखिए, अभी तो कहानी के मध्य में हूं और बहुत सारे इल्जामों के कटघरे में भी। बाबूजी, बाबूजी का रोब से आना और मुझ पर बरस पड़ना, और मैं बस इतना ही कह पाता था कि बाबूजी इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। बाबूजी आप देखिए, वो ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं बाबूजी। ये बस, लेकिन लोग क्या कहेंगे बाबूजी? ये गांव वाले
आपकी इज्जत और आपकी मान मर्यादा भी तो ये सब देव, चलता है बाबूजी के साथ मेरा ऐसा ही चलता है। अब देखो ना, तुम्हारे लिए मैं बाबूजी से बगावत तक कर गया, पर ये चाहता तो बस छोटी सी बात है। झूठ कह रहे हो तुम देव, झूठ कह रहे हो। उन सभी चोटों के निशान तुम्हारे दिल पर नहीं, मेरे दिल पर है। नहीं पारो, तुम्हें ये सब सोचने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ, तुम्हारी एक अलग दुनिया बसने जा रही है। कितने लोग पारो, तुम्हारी डोली उठने का समय हो गया है। वो अरे सब लोग कितने दुखी हैं, सबकी आंखों में आंसू। इनमें से कुछ लोग वो भी हैं पारो जो चंद्रमुखी के यहाँ अब समझ आया मुझे। सिर्फ नाम और रुतबा होने से ही इंसान की फितरत नहीं बदलती, पर सिर्फ झूठ और फरेब ही इस दुनिया का नियम रहा है, जहाँ के हम भी शरीक हैं। लेकिन सच ये है कि ये सारी दुनिया झूठ के अलावा और कुछ है नहीं। छोड़िए ना देव बाबू, झूठ और फरेब हमेशा उस जगह का कायदा रहा है जहाँ हम भी शरीक थे। गुनहगार हम नहीं, ये मैं नहीं मान सकती, लेकिन गुनाह के पैमाने हमारे दस्तूर के मुताबिक उस दुनिया वालों के रिवाज थे जिन्हें आप भी अपना चुके थे। एक बार नजर घुमाकर तो देख लेते कि कितनी शिद्दत से आप उस नरक की सीढ़ी चढ़ने के लिए आतुर हुए जा रहे थे। नहीं, मैं वहाँ आना नहीं चाहता था चंद्रमुखी। वो तो मुझे चुन्नी बाबू ने बहाना था देव बाबू, और बहाना बनाने में तो आप तो माहिर हैं, ये तो मैं जान चुकी थी। वो सीढ़ी चढ़ना देव की फितरत थी, वरना चंद्रमुखी की औकात को चौथा चांद कैसे लग जाता। माफ करना देव बाबू, जिस्म फरोशी से ऊपर एक खुदा मेरा भी था, जिसे मैं वहां पहुंचकर ना पा सकी, लेकिन उसके एहसास और अपनी पाक मोहब्बत का दावा लिए मैं यहाँ भी महारानी हूँ और वहाँ भी। अलग सोच थी तुम्हारी। वो देखो चंद्रमुखी, मेरा कदम रुक गया। तुम जानती थी ना कि मैं नहीं आना चाहता था वहां। जानती थी। नहीं, वो आपके कदम नहीं, आपकी सोच थी जो 2 पल के लिए रुक गई,
सिर्फ इस वहम में कि जिस आशियाने में आप कदम रख रहे हैं, क्या वो आपकी मर्यादा के हिसाब से खरा उतरेगा कि नहीं। लेकिन उस 2 पल की सोच से चंद्रमुखी की शौर्य मर्यादा आपके हर इम्तिहान से ज्यादा तेजस्वी निकली और आप मेरे चौखट पर आ पहुंचे। एक बार तवज्जो उस घड़ी पे ढालिए और वो देखिए आपने कदम उठा लिए, क्योंकि वो बिल्कुल सही था। सही और गलत का फैसला तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। ये फैसला मेरा, आपका या देव बाबू का नहीं। आपने शायद गौर से सुना नहीं। ये चंद्रमुखी की शौर्य मर्यादा की गाथा जो देव बाबू ने आपकी डोली में रुखसती शामिल लोगों के चेहरे पे दमकती देखी थी। हे बाबू, तुम्हारा तो कोई गुनाह भी नहीं था, है ना? ऐसा मत कहिए, देव बाबू। ना मैं तुम्हारे तवायफ खाने जाता और हाँ ही ये सब। ऐसा मत कहिए देव बाबू। गुनहगार तो मैं भी हूँ आपकी। आपको शराब पीने से जो रोक नहीं पाई। ठाकुराई ने तो कह रही थी, बहुत जिद्दी थे आप। काश खेत से तोड़ कर पाते तुम थे। पहले बाबूजी, फिर माँ, फिर गांव वाले, चतुर्मुखी और अब तुम भी पारो। क्यों नहीं तुम लोग खुद से भी कभी? क्यों हर बार मैं ही? क्यों? देव बाबू, बात सिर्फ जिद तक होती तो भी हम आपको संभाल लेते, लेकिन आपकी जिद ने तो उस मुकाम तक ले जाकर भी जिद नहीं करने दी। कैसे समझे? मेरे इन बिस्तर पर पड़ी सिलवटों पे आपके किसी भी अंश के निशान बाकी रहे होते। मैं तो आपके इश्क में भी अधूरी हूं। देख रही हूं आपको नशे में धुत मेरे बिस्तर पर। आगे बोलो चंद्रमुखी। मुझे अपने संपूर्ण होने का एहसास हुआ। आपका सर मेरी गोद पर और तुम्हारी घनेरी लटें आपके चेहरे पे। बस करो चंद्रमुखी, बस, अब और नहीं।
लेकिन ठकुराइन, हमने तो कभी किसी चीज की शुरुआत ही नहीं की। वो तो देव बाबू की आंखों में आपके प्यार को समुंदर को देखा और उस प्यार के समुंदर को समेटना चाहती थी ताकि वो तूफान बनकर ना बरस जाए। लेकिन ठीक कहा था आपने, देव बाबू बहुत हठी है, इसीलिए उन्हें मेरी चाहत से बढ़कर शराब का समुंदर ही दिखा। चंद्रमुखी, तो क्या तुमने कभी देव के साथ? माफ करना ठकुराइन, हम सिर्फ जिस्म बेचते हैं, ईमान नहीं। पहली रात ही पहचान गई थी देव बाबू के दिल की ठेस, सुन ली थी वो चीख जो बड़े जोरों से मेरे तवायफ खाने के शोरों गोलों में गूंज उठी थी। वो सिर्फ एक ही नाम था, पारो। रोक लिया हमने अपने आप को। देव के साथ सर देवदास नारायण मुखर्जी के ही साथ हमेशा। क्योंकि जब इस कहानी ने मेरे मानसिक इतिहासों पे अपनी छवि अंकित करना शुरू कर दी तो उस वक्त मैं अपनी जमीन खो चुका था। और आप सबसे विदा लेकर आपकी दुनिया से चला आया। आज मैं यहां अकेला खड़ा हूं और सत्य की भावना लेकर खड़ा हूं, क्योंकि मैं हमेशा खुद से ही लड़ा। सच तो यह है कि मैं मानता हूं कि मैं कातिल हूं। अपनी भावनाओं का, कर्मों का, जज्बातों का, सब संभावनाओं का जिन्हें मैं हासिल कर सकता था। और आज मैं स्वयं के खिलाफ खड़ा कर स्वयं के लिए ही मुकदमा लड़ रहा हूं। मेरे पास गवाह भी है जो ये साबित करते रहेंगे कि मैं कभी लड़ा ही नहीं उन सब संभावनाओं के लिए जिन्हें मैं हासिल कर सकता था। मैं गुनाहगार हूं तुम्हारा, पारो, चंद्रमुखी। स्वयंभू ताकतों के खिलाफ ना लड़ने के लिए और खुद अपने माथे पर सलीब चढ़ने के लिए। लेकिन मैं देवदास नारायण मुखर्जी आज यहां
अपने पात्रों के साथ इस रंगभूमि में इसलिए जुड़ा हूं कि न्याय सिर्फ उन्हें ही नहीं, मुझे भी चाहिए। और इस रूहानी मुलाकात में मैं, पारो, चंद्रमुखी, हम सब बहुत खुश हैं, क्योंकि अब वो भी जान चुकी है कि ये दुनिया वो दुनिया नहीं है। और अब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, पूर्ण तृप्त, क्योंकि अब यही दुनिया मेरी भी दुनिया है, मेरी, पारो की और चंद्रमुखी की भी। अभी सुना मैंने, अभी सुना मैंने। पारो, किसने पुकारा? पारो कहाँ है? पारो? पारो कहाँ है? पारो? थे बाबू, पारो? शायद वो आप नहीं थे जिससे मुझे अधिकार की उम्मीद थी, लेकिन एक भ्रम ही सही, एक ख्वाब ही सही, शायद उस अधूरेपन से मैं पूर्ण हो पाती। आपको मालूम है देव बाबू, उन आखिरी लम्हों में भी आप मेरे साथ नहीं थे, बल्कि अपने पारों से मिलने का हट किए बैठे थे। लाख रोक लेने के बाद भी मैं आपको रोक नहीं पाई। ये हट था मेरा आपके लिए और ईमान आपकी ठाकुराइन के लिए। हाँ, याद है मुझे। मैंने वादा किया था कि पारो, आखिरी सांस तुम्हारे चौखट पर ही लूंगा, और उसने पारो देव, पारो, रुक जाओ देव, पारो, अरे रुक जाओ देव, तुम्हें मुझ तक पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी देव। अरे रुक जाओ देव, रुक जाओ देव, रुक जाओ। मैं जानती हूँ देव बाबू, आप अपनी पारों तक पहुंच नहीं पाओगे, इसलिए मैंने उल्टे पैर घसीटना शुरू कर दिए। और इस खोयावास में मैं यहाँ कब और कैसे पहुंची, मुझे पता ही नहीं चला। और अंत आ पहुंचा, लेकिन किसका अंत? कौन सा अंत? क्या यह भी एक शुरुआत है? नहीं, यह शुरुआत नहीं हो सकती, क्योंकि जिस काल में वो है वहां ना तो कोई आगाज है और ना ही कोई अंजाम। लेकिन देव, पारो और चंद्रमुखी ये तो अपने किरदारों की व्यथा भोग चुके हैं, बता चुके हैं अपनी कहानी जो कभी थी ही नहीं। लेकिन सिर्फ एक लेखक की सोच में आई कल्पना, जिसे उन्हें यहां जीने और ना ही फिर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन देव, पारो और चंद्रमुखी, इनका क्या? अरे यार,
लगता है हमें अब वापस चले जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ना तो दिन है और ना ही रात। लेकिन वक्त तो है और ये हमारा है। तुम्हें क्या लगता है पारो, हमें अगले पड़ाव पर मिलना चाहिए? हाँ, लेकिन एक वादे के साथ कि अभी लुका छुपी का खेल बिल्कुल भी नहीं। माइंड इट प्लीज। क्यों? अगर मैं गया तो तुम मुझे रोकने नहीं आओगी? रोकने से तुम रुक जाओगे क्या देव? और तुम चंद्रमुखी, तुम्हारे प्यार का इम्तिहान कैसा होगा? नॉनसेंस यार, उन जन्मों में मेरी जिंदगी में देव तो रहेगा ही। सॉरी पारो, तुम्हारा हक छीनने का मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन ये हम तीनों पे लिखी कहानी की नियति है, जिसमें से मैं, तुम और देव चाहकर भी टाल नहीं सकते। और वहां ना तो हम में से किसी की कलम को हम मिटा सकते हैं और ना ही हम अपनी कहानी की व्यथा बयान कर सकते हैं। अगर ये वहां की नियति है तो उसे उल्टे पैर आना ही होगा। नहीं, मैं अग्री नहीं करता। देखो, यहाँ जो है ना, वो आकार में बहुत बड़ा और दैत्य भी है, यू नो। यहाँ सच, झूठ, प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नातों के कोई मायने नहीं है। सच तो ये है कि यहाँ पे सिर्फ नाम थे जो हमारे साथ चलकर आ गए, लेकिन हम है कौन ये हमें भी नहीं मालूम। और अब यहाँ सिर्फ वो नाम है जो वहाँ चलकर हमारे साथ आए, पर अब हम हैं कौन ये भी हमें नहीं मालूम। क्लियर? लेकिन अभी यहाँ क्या देव? कम ऑन यार, अब अगर यही दुनियावी दस्तूर सच है तो फिर से किसी कहानीकार के पात्रों को निभाने के लिए फिर उस दुनिया में चले जाए। क्यों हर बार मैं देव, तुम पारो और तुम चंद्रमुखी, तुम भी क्यों? आज बताओ मुझे। हाँ, मैं नहीं समझ पाऊंगी देव कि संसार में किसी नियति को कभी जीत पाऊंगी कि नहीं। ये किसी मोहब्बत के ही नहीं, और भी बहुत सी वजहों के हैं, शायद समझ नहीं पाऊंगी देव। लेकिन इस दुनिया में मैं पूर्ण हूँ। तुम पारो? तुम्हारे साथ मैं हर जहां में खुश हूँ देव। और अनीला? अनीला क्यों? अनीला क्यों नहीं? वही तो गुनहगार है, मेरा, आपका, देव आपका भी। बात तो सही है यार, गुनाहगार तो है वो। तो फिर क्या करें? Shall we summon him? I agree. मी टू। चलो ठीक है। चलो। मैं अनिला अपने आप को अपने सम्मुख हाजिर नाजिर रखकर ये शपथ ले रहा हूं कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं। मैं अगर गुनहगार हूं तो सजा का हकदार भी हूं, पर गुनाह क्या है, उसकी शिद्दत क्या है, यह जानने का मेरा पूरा अधिकार है। मैं आज यहां अपने इजाद किए गए किरदारों के कटघरे में खड़ा हूं और अपना पक्ष रखने की इजाजत मांगता हूं। इस कटघरे में आने से पहले मैं वहां नीचे अपने किरदारों की कहानी व्यथा सब सुन चुका हूं और एक सूत्रधार की भूमिका अदा करते हुए अपने बयान पहले ही दे चुका हूं। और आज इस कटघरे में मुझे अपने किरदारों के प्रश्नों के उत्तर देने में कोई भी हिचक नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं था वहां, लेकिन ये नहीं थे वहां, ये लाए गए हैं यहां। मैंने खुद इन्हें लाया है। मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं। आप पर कुछ इल्जाम है अनीला, आप उन्हें कबूल करते हैं? मेरे कबूल करने या न करने से कौन सा गुनाह साबित हो जाता है देव? पता नहीं, पर ये गुनाहों का जो तंत्र जाल हम तीनों को लपेटे हुए है, उससे छुटकारा तो, निजात तो मिल ही सकता है ना शायद। तो उसमें मेरा क्या दोष है? तो दोष किसका है शरद बाबू? मैं तो सिर्फ एक लेखक हूं। ठीक है, ठीक है। लेख लिख लेने से आप इल्जामों से बरी नहीं होते। ऑलराइट, मुकदमा जारी है। कुछ सवाल और उनके जवाब तैयार है? मैं तैयार हूं। ठीक है, योर एग्जामिनेशन पारो। मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ हो और छोटी जात की भी। हो तो क्या
गरीब और छोटे घर की लड़की को अमीर घर के लड़के से मोहब्बत नहीं होनी चाहिए? मैं कह नहीं सकता। क्यों? या यूं कहीं आप कहना नहीं चाहते? वो मेरी कथनी में कहानी की डिमांड थी। मेरी जिंदगी का आधा अधूरा अंजाम? वो मेरी कहानी के दायरे से बाहर है। मैं बाहर भी थी, जिंदा। अब तक जानते हैं? मैं नहीं जानता। जानना चाहेंगे? उसकी जरूरत नहीं समझता मैं। कायर योर एग्जामिनेशन चंद्रमुखी। मैं अपने माँ बाप की बेटी तो होंगी, आपकी चंद्रमुखी बनने से पहले। उससे पहले के समय में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं। मैं आपकी नजरों में तवायफ हूँ? किरदार की जरूरत हो। वो किरदार जो अपने ग्राहकों में भी खुश रह सकता है, अच्छी आमदनी भी है। लेकिन देव को मेरे चौखट पे आने की क्या जरूरत थी? पहले तवायफ, फिर महबूबा और फिर कुछ भी नहीं। क्यों? बेमानी सवाल है ये। लेकिन सवाल तो है जो मुझसे जुड़ा है, वहां जिसका उत्तर सिर्फ आप दे सकते हैं, जिसका उत्तर मेरा किरदार मुझसे मांग रहा है। क्योंकि किरदार को जीने के लिए कहा गया था, मैं तवायफ हो गई। मैं तब लेखक था। अब क्या है यार? शरद, सिर्फ शरद। मैं तब तवायफ थी आपके किरदार अनुसार, और अब क्या हूं मैं? चंद्रमुखी। लेकिन किसकी? मेरे लेखन की किरदार। सिर्फ एक तवायफ? एक तवायफ की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है देव की जिंदगी में जितनी कि देव की पारो की जिंदगी में। और मेरी अपनी जिंदगी, उसका क्या? वो मेरे कहानी के दायरे से बाहर है। आपके रचे चक्रव्यूह की, आपकी शौर्य मर्यादा की, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी, उसका क्या? कोई नाटक, कहानी या कोई लेख जरूरी नहीं कि किसी एक बिंदु से शुरू और किसी अंजाम तक पहुंचे। वो लेखक की सोच है, लेकिन किरदार की अपनी सोच, व्यथा, जीवन, वो मेरे दायरों से बाहर है। कायर योर एग्जामिनेशन डेट। क्या जरूरी था कि देव पारो से प्यार करता? नहीं। तो फिर कहानी क्या होती? कुछ भी नहीं या कुछ और। अच्छा, तो ये बताइए मिस्टर अनीला, मुझे पैदा करने में आपको किस आनंद का अनुभव हुआ? प्रसव पीड़ा का। और आपने मुझे पैदा कर ही दिया। एक ऐसे इंसान को जो अपनी बचपन की दोस्त को सिर्फ और सिर्फ दोस्त समझता था, तब तक जब तक कि वो खत जो मैंने भगोड़ा बनकर उसे लिखा था कि देव और मैं सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। कहानी को आगे भी तो बढ़ाना था। हाँ, मुझे ये एहसास दिलाकर कि मैं उससे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे, और वो मुझे अपने बचपन के दोस्ती से कुछ ज्यादा ही मानती थी। मानते हैं ना आप? हाँ, ठीक कह रहे हो। मैं बदहवास सा वापस आया सिर्फ ये जानने के लिए वो किसी अधेड़ उम्र के आदमी के साथ ब्याही जा रही है जो मुझसे मरने से पहले एक बार मिलने का वादा लेगी। हाँ, मेरी कहानी तो यही कहती क्यों? है। क्यों? क्योंकि आपकी कहानी के मुताबिक आपको मुझे एक तवायफ से मिलवाना था। कुछ देर तक के लिए मुझे नशे में धुत रखना था, और उस तवायफ के दिल में जो धंधा करती थी, जैसे कि आप करते हैं मिस्टर अनीला, उसके दिल में मेरे लिए प्यार की अलग जगानी थी, ताकि देव को मौत के अंतिम क्षणों तक लाया जा सके और उसे पारों की चौखट पर दम तोड़ने के लिए मजबूर किया जा सके। तो ठीक है, मैं तो मर गया, लेकिन आप पारो, चंद्रमुखी, आप क्या हुए अनीला? यहां इस काल में जहां जिंदगी, मौत, हंसना, रोना, रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत के कोई मायने नहीं है, आप मुझे बताएंगे कि आप क्या हुए? सच तो ये है कि भगोड़े हम नहीं, भगोड़े आप हैं। कायर हम नहीं, कायर आप हैं। सच तो ये है कि हम नहीं है, लेकिन आप तो आप ही हैं और हमेशा रहेंगे। एंड दिस केस इज डिसमिस्ड। ओह, तो भाई फिर क्या निष्कर्ष निकला? मतलब अब मैं, तुम, चंद्रमुखी तुम भी, क्या थे हम और क्या हो गए? शायद कुछ भी नहीं, या शायद वहाँ बहुत महत्वपूर्ण कड़ियाँ जो बिखरी पड़ी थी। और यहाँ क्या हम संपन्न हैं?
या फिर वहाँ नीचे जहाँ मेरा कोई अस्तित्व था, लेकिन किरदार हमेशा अनीला का। मैं नहीं मानता। देखो, वहाँ मैं एक बहुत ही आकांक्षी भविष्यवादी था जो हमेशा हर द्वंद से जूझता रहा, अपने अस्तित्व की खोज में बस भटकता रहा यहाँ वहाँ, और एक दिन खुद को पाया प्रेक्षागृह के मंच पर और देवदास हो गया। शिक्षा की सीढ़ियाँ हमेशा फिसल बनी रही, जिसने मुझे आध्यात्मिकता के सफर में पीछे धकेल दिया। चंद्रमुखी होने से पहले मेरा कोई नाम था जो गुमनाम रहा, और चंद्रमुखी के बाद अम्बा में एक खास होगी, जानी पहचानी नायिका और संपन्न भी। लेकिन क्या जरूरत थी उस किरदार की या उसके लेखक की? मुझे ये सोच देने की और बाद में अधूरा छोड़ देने की मैं सोच नहीं पाई यार। बहुत गहरी प्रवृत्ति की बात है ये दुनिया छोड़ के खला में मिलना, और वो भी एक ऐसी रूहानी मुलाकात के लिए जो विश्व प्रसिद्ध है। मैं नहीं कर सकती यार। मुझे लगता है अब हमारी अप्रेंटिसशिप का टाइम खत्म हो गया है। कहानी के मुताबिक हमें अपने अपने कमरों में चले जाना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं तुम लोगों के साथ रह सकता हूँ। हाँ। नहीं, क्योंकि यहाँ रहने के लिए हमें किसी की तोहमत या इल्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और ना ही कोई कहानी का किरदार जीने की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि अब हम लोग जान चुके हैं ना कि ये दुनिया वो दुनिया नहीं है। थैंक्स अ लॉट, आप सब आए यहाँ पर। थैंक यू सो मच। JNK अकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस का बहुत बहुत धन्यवाद। उनके जितने भी यहाँ पर कर्मी हैं उन्होंने पूरा सपोर्ट किया और इस तरह के फेस्टिवल करवाते रहते हैं। तो मेरे ये 4 करैक्टर आप लोगों को पसंद आया होंगे, सभी को पसंद आए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि हिमांशु दर्शन जो हैं वो बहुत सीनियर एक्टर हैं, उनको बहुत लोग पहले देख चुके हैं। लेकिन ये पारो और चंद्रमुखी इनका पहला नाटक है। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि ये पहले नाटक के साथ अपने कैरेक्टर्स के साथ इंसाफ कर पाए होंगे। तो एक ज़ोरदार तालियां इन दोनों लड़कियों के लिए कि उन्होंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। और सुदेश ठाकुर जो अनीला का किरदार निभा रहे थे, अगर वो कुछ नहीं बताते तो हमें नहीं पता चलता। तो ज़ोरदार तालियां सुदेश ठाकुर के लिए। ये बहुत बहुत थिएटर प्लेस और फिल्मों में ऑलरेडी काम कर चुके हैं। तो इस नाटक को लिखा है विक्रम शर्मा सर ने। सर आप भी स्टेज पर आ जाएं तो अच्छा लगेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हिमांशु को तो सब जानते हैं, मतलब पिछले 20-25 साल से हिमांशु जो हैं वो स्टेज के एक तरह से मैं कहूँगा बादशाह ही हैं जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन मैं इन 2 छोटी लड़कियों की बात करना चाहता हूँ। पारो, जूही कलसोत्रा, ये लड़की ने बोला जब ये हमारे पास आई तो ये एक्ट करने के लिए, पारो तो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रोल और कैसे निभाना है, और एब्स्ट्रैक्ट है सारा, कहानी पूरी एब्स्ट्रैक्ट है। तो बेसिकली समझती गई बहुत अच्छा। और मुझे सबसे ज़्यादा तंग किया वो जो उसके साथ खड़ी है चंद्रमुखी। वो मुझे हर बात में, सर आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैंने कहा मैं तो तेरी बात समझ नहीं पाता। तो मैं हैट्स ऑफ टू दीज 2 गर्ल्स, इनका मेडन पहला अटेम्प्ट था यहाँ पे और इन्होंने पहले अटेम्प्ट में ये रोल किया। आई एम थैंकफुल टू बोथ ऑफ देम।